नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री ने सन 2021-22 का बजट पेश कर दिया है और उसको लेकर मीडिया में तरह-तरह की बातें हो रही हैं। उसकी घनघोर प्रशंसा हो रही है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत धन लगाया गया है। उसका प्रोविजन किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि एक निजीकरण की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई जा रही है। पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा बोल्ड बजट बताया जा रहा है। अगर शेयर बाजार को देखें तो वहाँ भी शेयर छलांग लगा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ा खुशनुमा बजट है। लेकिन हम जानते हैं कि मीडिया का चरित्र क्या है, किन चीज़ों को वो उभारता है, किन चीज़ों को छिपाता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसकी असलियत को पहचाना जाए, जाना जाए। और इसीलिए आज हम जुड़ रहे हैं जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ। उनसे समझेंगे कि दरअसल क्या चीज़ है। आपका स्वागत है अरुण जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया में चमकदार टिप्पणियाँ देखने को मिल रही हैं, उनकी हकीकत क्या है? देखिए, मीडिया तो अब प्रो कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट सेक्टर उसको कंट्रोल करता है और भी ज़्यादा अगर देखें तो सरकार का बहुत दबाव है। तो मीडिया सरकार जो कहती है उसकी तरफ झुका रहता है। तो इसलिए वाहवाही तो होनी ही थी और क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर भी जब वाहवाही करता है तो जो मीडिया जो कंट्रोल करता है तो वो भी फिर जो वाहवाही करेगा। लेकिन ये समझने की बात है कि क्या इससे ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में क्या होता है कि हम स्वेच्छा से काम पे नहीं जाते हैं, दफ्तर नहीं जाते हैं, फैक्ट्री नहीं जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था एकदम रुक जाती है। और जब अनलॉक होता है तो उस समय फिर एक्टिविटी दोबारा रिवाइव होती है। तो मेरा मानना है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस समय तो 75% गिर गई हमारी अर्थव्यवस्था और फिर उससे धीरे धीरे उभर रही है। अभी भी मेरा मानना है इस समय, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे सर्विसेज सेक्टर में भी पूरी बात नहीं हो पाई है, खुल नहीं पाए हैं। जैसे कि पैसेंजर ट्रेन 14,000 पहले रोज चलती थी, अब 1000 के आसपास चलती हैं। हाँ, एयरलाइंस है वो 50% पे कर रहे हैं काम। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, टूरिज्म है, ये सारा। तो मेरा मानना है कि अभी भी अर्थव्यवस्था कम से कम 10% गिरी हुई है 2019 के लेवल से। तो यानी कि अर्थव्यवस्था सिर्फ 7.7% नहीं गिरी, बल्कि मेरा मानना है कि वो इस साल करीब 29% गिर जाएगी। तो यानी कि ये आंकड़े जो हैं, ये सरकार नहीं देती। अच्छा, अब जब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी गिरी है और जब वो अनलॉक शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर अपने आप ही रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा। तो आने वाले साल में तो अपने आप ही 11, 12, 13% का ग्रोथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2019 के रफ्तार पे नहीं पहुंचेगी अर्थव्यवस्था अभी। तो मतलब 2 साल हो गया, अभी हम 2019 से डाउन है। अब क्या है कि शेयर मार्केट इसको नहीं देख रहा है। शेयर मार्केट क्या देख रहा है कि कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं और कुछ कंपनियां इतना अच्छा नहीं कर रही। जैसे कि आपका आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, और उनसे जो रिलेटेड है वो कंपनियां अच्छा करेंगी। अब वहां पे पैसा जा रहा है। दूसरी बात यह, जब अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो इन्वेस्टमेंट के और जगह नहीं बचे। आपका इंटरेस्ट रेट बैंक में कम हो गया, रियल एस्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो पिछले 7-8 साल से गिरा हुआ है। तो एक शेयर मार्केट में ही फिर पैसा गया है। तो इसलिए शेयर मार्केट उछाल में है और शेयर मार्केट की जो उछाल है वो एक बड़ा अनस्टेबल है, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है। जब पी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो अर्निंग है शेयर से, वो जो बहुत कम हो गई। जैसे कि रिलायंस का शेयर है, वो 2,000 रुपए का हो गया, अब उस पर डिविडेंड मिलता है 6.5 रुपया, तो यानी 0.3% का रिटर्न है। तो आप क्यों उसमें डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि वो 2000 से 2022 वो 2200 हो जाएगा, तो 200 रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा। पर जिस दिन वो रुक गया तो फिर सारा का सारा खेल उल्टा होगा। तो ये बड़ा स्पेकुलेटिव मार्केट है और इसमें जी। यही सोच रहे हैं कि देखो ये होगा। अब इनको क्या फायदा मिल रहा है कि इनको जो एक्सपेक्टेड था कि ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स नहीं लगा, तो उससे वो खुश हैं। बाकी फिर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उनको लगता है प्राइवेटाइजेशन से उनको फायदा होगा, उनको जो सरकारी एसेट्स हैं वो सस्ते में मिल जाएंगे और उससे उनका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो खुश हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। अर्थव्यवस्था तो अभी भी धराशायी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने 3 बार पिछले 3 महीनों में बोला है कि जो रियल इकोनॉमी है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इनमें तालमेल एकदम खत्म हो गया है। मतलब कि जो रियल इकोनॉमी है
वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इससे। तो जब आरबीआई गवर्नर ये बोल रहे हैं तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं, पर आरबीआई गवर्नर के बोलने का मतलब कि ऑफिशियली भी ये रिकग्नाइज हो रहा है। तो अभी जी हो क्या रहा है कि ये जो जो एक नई आर्थिक नीति के चलते सन 91 से एक प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ था। उसमें कई तरह के प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जब ऑपोजिशन हो रहा था उसका, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो जो और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों, बैंक्स हों, वहां पे बहुत ऑपोजिशन हो रहा था। पर अब सरकार को लगता है कि ये जो पैंडेमिक के चलते हुए हमारा ऑपोजिशन नहीं होगा। हालांकि उसमें भी उनकी सोच गलत है, क्योंकि किसानों ने खूब जोर शोर से ऑपोजिशन किया और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर के, डिफेंस के, बाकी जो वहां पे वर्कर्स भी जो कैंपेन कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फैमिली सिल्वर है। फैमिली सिल्वर एक बार आपने बेच दिया तो बाद में जो रिटर्न आ रहा है वो भी रिटर्न कम हो जाएगा। जी, मैं तो यही इसलिए पूछना मेरा चाहता मानना है हूँ कि अरुण जो जी। अर्थव्यवस्था जी में ग्रोथ होनी चाहिए जी वो इस बजट से ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, और आने वाले समय में फिर जो स्टॉक मार्केट धराशायी हो सकता है। तो जो अभी उछाल पे है और जो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, पिछले साल भी कहा था एलआईसी को जो वो बेचेंगे 90,000 करोड़ रुपए में, और 2.1 लाख करोड़ रुपए उठा लेंगे प्राइवेटाइजेशन के दौरान। तो वो नहीं हो पा रहा है, 36,000 करोड़ ही मिला है। तो आगे आने वाले समय में किस तरह से पॉलिटिक्स चलेगी, किस तरह से होगा, उस पर निर्भर करेगा कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर अभी तो स्टॉक मार्केट को लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हमारे लिए हो गया है, इसलिए वो उछाल पे है। तो अभी ये जो बात की जा रही इंडिया ऑन सेल की, जितनी हाँ। संपत्तियां हैं, चाहे वो ये कह रहे हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पे कर जी रहे हाँ। हैं या डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे कर रहा हूं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच में हमने अपनी तमाम जो संपत्तियां इकट्ठा की थी पिछले 70 सालों में, वो अब बेचने पर आमादा है? हालांकि पहले से चला आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट, तो मनमोहन सिंह सरकार के समय से चल रहा है, लेकिन क्या अब एकदम से एक झटका, एक बड़ा पुश दिया जा रहा है इसको? देखिए, कोशिश तो इस सरकार की रही है पिछले, अगर आप देखें 5 साल में, कि वो ये पब्लिक सेक्टर एसेट्स को बेचे। तो वो चाहे एलआईसी का हो, चाहे बाकी इंश्योरेंस कंपनीज का हो, बाकी जो चाहे रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन है, तो तरह तरह से प्राइवेटाइजेशन तो किया ही जा रहा है ना। तो ये जो कोशिश थी कि पिछले साल, मतलब उससे पहले 1 लाख करोड़, फिर अब पिछले साल 2,10,000 करोड़ रुपया, और अब भी 1,75,000 करोड़ रुपया। तो कोशिश तो ये जारी है। अब जैसे कि बाकी जो चीजों में जैसे बदलाव लाए हैं, लेबर में लाए हैं, कृषि के क्षेत्र में लाए हैं, है ना, लैंड में कोशिश की थी, तो वो हो नहीं पाया 2014 के बाद, है ना, क्योंकि ऑपोजिशन है। उसमें जो पब्लिक है वो अपोज कर रही है, चाहे वो जो किसान हो, चाहे वो जो पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हो, बाकी वर्कर्स हो। तो ऑपोजिशन तो है, लेकिन अभी पैंडेमिक के चलते हुए इनको लग रहा है कि शायद इतना ऑपोजिशन ना हो पाए और हम अपनी बात करा लें। तो प्रो कॉर्पोरेट तो ये सरकार है ही, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट करने के लिए तो करना ही कोशिश कर रही है। पर कितना हो पाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं, वो देखने की बात है। कि आप ये जैसे लैंड मोनेटाइजेशन है, या रेलवे के एसेट्स मोनेटाइजेशन है, बाकी और पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को जो है सेल करने की बात है, ये कितना हो पाएगा ये देखना है। दूसरी बात ये कि जब पैंडेमिक में लोगों की आमदनी गिर गई, तो उस समय अगर आप जो एसेट्स को बेचेंगे, तो फिर जो एसेट के प्राइसेस गिर जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर जैसे कि अभी आप जो कोशिश कर रहे हैं कि लैंड को बेचे, तो कौन खरीदने आएगा? जिसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस होगा। पर ज्यादातर जो लोगों की आमदनी कम हो गई है, क्योंकि जो जॉब जो गिर गया है, या सैलरी की कटौती हो गई, या कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें कुछ कंपनियों का तो प्रॉफिट बढ़ा है, बाकियों का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो जिनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है वो तो खरीद नहीं सकते हैं, है ना। जिनका प्रॉफिट बढ़ा है वही खरीद सकते हैं, पर उनका भी जो प्रॉफिट है वो कोई ऐसे खाली नहीं रहता, वो भी कहीं इन्वेस्टेड होता है। तो वो जहां इन्वेस्टेड होगा उससे पैसा निकाल के ही खरीदेंगे। तो जहां पे वो पैसा निकालेंगे वहां एसेट प्राइस गिर जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इतना आसान नहीं होगा कि आप बहुत बड़े लेवल पे 2-3 लाख करोड़ रुपया उठा लेंगे ये जो डिसइन्वेस्टमेंट से और मोनेटाइजेशन लैंड एसेट्स वगैरह से, क्योंकि इस समय समय सही नहीं है, जबकि लोगों की आमदनी कम हो गई है। तो इसलिए जी कितना कर पाएंगे देखने की बात है। पिछले 2 साल से तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जी, ये कहा जा रहा है कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है, एक तरह से अपने जो जी हाँ। मित्रगण हैं उनको सस्ते दामों में संपत्तियां देने का एक उपाय है, एक जी हाँ। रास्ता है। इससे आप किस हद तक सहमत? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इस समय सरकार की कोशिश है कि कुछ बड़े बड़े जो घराने हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाए। तो आपने देखा कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है कि एक कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच गया, तो बाकी कंपनियां फिर परेशान हो गई हैं। एक कंपनी तो फेलियर के कगार पे है, तो दो ही कंपनियां रह जाएंगी, तो उससे जो बड़ी कंपनी है उसको फायदा हो जाएगा। उसी तरह आपने देखा एयरपोर्ट में
है ना, एक घराने को बहुत सारे एयरपोर्ट थमा दिए गए, उनको फिर आपने देखा कि पोर्ट थमा दिए जा रहे हैं, बाकी और एसेट्स। तो ये तो बात है कि बिल्कुल क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जहां पे कि मतलब मैनिपुलेट करके जो एसेट्स किसी को थमा दिए जाते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये एक्चुअली अक्सर होता है डिसइन्वेस्टमेंट में। और ये रशिया में तो बड़ा क्लियर है, वहां पे क्लेप्टोक्रेट्स बन गए थे जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ। तो उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उन्होंने, जो उन्हीं के जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो थे उन्होंने, तो वो खरबपति बन गए बड़ी तेजी से। तो ये तो ऐसा हुआ ही है डिसइन्वेस्टमेंट में, जब भी हुआ है कि कभी ना कभी वो मतलब किसी ना किसी के बहाने किसी को पकड़ा दिया जाता है। फिर उसमें ये भी किया जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर के एसेट से पहले तो उनको लॉस मेकिंग बनाया जाता है, उनमें लॉस हो जाए तो उनको सस्ते दाम में बेच दिया जाता है। तो जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल ठीक ठाक चलता था, उसमें जब लॉस होना शुरू हुआ फिर उसको बेच दिया गया सस्ते दाम में। उसी तरह जैसे कि बाल्को है ना, तो उसको भी बेच दिया गया। पहले उसका 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होता था, वो गिर के 500 करोड़ हो गया, तो सस्ते दाम में बेच दिया गया उसको। तो इस तरह से ये तो मैनिपुलेशन तो चलता ही रहता है। फिर तरह तरह से और मैनिपुलेशन होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर जब बड़ा होता है तो पब्लिक सेक्टर को डाउन कर देता है। तो जैसे कि आपने देखा कि बीएसएनएल वगैरह हैं, वो एकदम डाउन हो गए, वहां पे बहुत ज्यादा लॉसेस बढ़ गए। फिर ये बात होती है कि अब तो इसको प्राइवेटाइज कर दो, नहीं तो पब्लिक का लॉस हो रहा है। तो आप पब्लिक सेक्टर को चला नहीं रहे ढंग से, उनके जो हेड्स को नहीं अपॉइंट कर रहे, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को नहीं अपॉइंट करते हैं। हाँ, फिर बैंक्स हैं, बैंक्स में आप अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट जो करते हैं, क्योंकि वहां पे आपके जो मैनेजर है, चेयरपर्सन है, उनको आप अपॉइंट करते हैं, पॉलिटिकली जो होते हैं। तो इस तरह से मैनिपुलेशन तो बहुत जबरदस्त है इस प्राइवेटाइजेशन के दौरान। ये सरकार का तर्क है कि अगर हमें विकास के लिए धन चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का तर्क काफी पहले से दिया जाता रहा है। इससे आप किस हद तक सहमत हैं कि इस बार खासतौर से पेंडेमिक के बाद सरकार के पास रिसोर्सेस नहीं है, उसे बहुत अर्थव्यवस्था को गति देनी है और अब पैसा चाहिए, तो पैसा मार्केट से उठाएगी या फिर इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए लाएगी? ये उसका तर्क है। आप इससे कहाँ तक सहमत? देखिए, सरकार के पास कई तरीके होते हैं साधन जुटाने के। उसमें टैक्स भी होता है और नॉन टैक्स भी होता है। तो टैक्स में आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर जैसे कि आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है जीडीपी का, वो बहुत कम है, वो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से भी कम है। और तो यानी कि 5.5% के आसपास हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है। इनडायरेक्ट टैक्स से हम ज्यादा उठाते हैं, जीएसटी से, कस्टम ड्यूटी वगैरह से। तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो जो है करीब 10% है, और ये 5.5% है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो डायरेक्ट टैक्स है उससे पैसा उठाना चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपनी स्पीच में कुछ समय पहले कि सिर्फ 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग हैं 138 करोड़ में से जो इनकम टैक्स सही ढंग से पे करते हैं, जो मतलब कुछ अच्छा पे करते हैं। बाकी तो नील रिटर्न फाइल करते हैं या बहुत कम फाइल करते हैं, 1.5 लाख से कम उनका टैक्स होता है। तो इफेक्टिव टैक्स पेयर तो 1.5 करोड़ ही है। ये संख्या इतनी कम इसलिए क्योंकि काला धन बहुत है, काले धन का जनरेशन बहुत है। तो जब तक काले धन के जनरेशन को नहीं रोकेंगे तो जो हमारा टैक्स रिसोर्स नहीं आएगा। जब टैक्स रिसोर्स नहीं आएगा तो यही कहा जाएगा कि भाई अब कहाँ से पैसा उठाया जाए, या तो बोरो करो और या डिसइन्वेस्ट करो। तो मेरा मानना है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है कि आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। अगर मेरे अनुसार काले धन की अर्थव्यवस्था इस समय करीब 60-62% चल रही थी। अभी तो अनुमान नहीं लगाया है कि इस दौरान में क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद, पर उसके पहले मेरा अनुमान था कि 62% है। अगर 62% पे आप टैक्स सही ढंग से उठाएं तो इसका 40% आपको मिल सकता है। तो 40% अगर 62% का हो तो 24% जो आपका जीडीपी का टैक्स में आ जाएगा। तो अभी जो 16-17% है वो 41% हो जाएगा। और उस हालत में हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो सही हो जाएगा। और जो दुनिया में सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशियो हमारा है वो एक सही दिशा में आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, उसको आप इस्तेमाल करके इनडायरेक्ट टैक्स जो कम कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल विल की बात है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिकली वो है कि अगर आपकी जो मंशा होगी तो आप कंट्रोल करेंगे। और जो रूलिंग क्लास है वो क्यों कंट्रोल करे, क्योंकि उसको बहुत फायदा हो रहा है, उससे वो क्रोनी कैपिटलिज्म करके बहुत कमा लेता है। तो इसीलिए ये एक पॉलिटिकल सवाल बन जाता है कि आपकी विल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने एक मन बना लिया है सन 91 के बाद कि हमें तो डिसइन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितना पब्लिक सेक्टर सुचारू रूप से चलेगा तो प्राइवेट सेक्टर उतना उसका फायदा नहीं उठा सकता। तो प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग हो, उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, जिससे कि उसकी मोनोपोली बढ़ जाए। और जब मोनोपोली बढ़ जाती है तो फिर वो अपनी मनमानी करता है।
जैसे आपने देखा कि ये जो टैक्सी एग्रीगेटर आए, ओला उबर, तो शुरू में उन्होंने 6 रुपए किलोमीटर दिया, जो कि ऑटो से भी कम था। तो जब सारे टैक्सी स्टैंड बंद हो गए तो उन्होंने 16 रुपए और 22 रुपए कर दिया सर्च प्राइसिंग में। तो ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। किसान भी आज इसी से डर रहा है, कि किसान को लगता है कि एक बार एपीएमसी खत्म हो गया तो ये मनमानी करेंगे, शुरू में तो हमें ज्यादा दाम देंगे और 4-5 साल बाद जब एपीएमसी खत्म हो जाएगा फिर अपने मनमानी करेंगे, फिर हमारा दाम कम हो जाएगा। तो ये मतलब चारों तरफ दिख रहा है कि ये किस तरह से जब प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें क्या मिली भगत होती है। तो ये पॉलिटिकल विल की बात है कि हम काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करें, वहां से रिसोर्सेज रेज करें, और फिर हमें डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। काले धन की अर्थव्यवस्था कंट्रोल होगी तो पब्लिक सेक्टर भी सही ढंग से चलेगा। जब क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म होगा तो ये भी सही ढंग से चल लगेगा। तो ये एक सारी की सारी फिलॉसफी है कि नई आर्थिक नीति में पब्लिक सेक्टर को रिट्रीट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, स्टेट को रिट्रीट करना चाहिए। ये इस फिलॉसफी के दौरान ये काम चल रहा है। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि कहा जा रहा है कि जो मीडिया में जिसको काफ़ी महिमा मंडित किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी पैसा काफ़ी इसमें आवंटित किया गया है, एलोकेट किया गया है और इसी से रोजगार जनरेशन भी होगा। तो जो बेरोजगारी फैली है, पिछले कई सालों में लगातार बढ़ती गई है और पैंडेमिक की वजह से और बढ़ गई है, उससे लड़ने का तरीका सरकार बता रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। ये तर्क कहाँ तक ठीक लगता है? देखिए, पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस समय क्राइसिस में है तो वो अपने आप से नहीं बढ़ाएगा। तो ये तो बात सही है कि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब एक तरफ आप कैपिटल या एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं बजट में और दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उतना फिर नेट कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपने अगर 5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और जब 2 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो जो एसेट थे वो तो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए उसका असर तो नेगेटिव होता है कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो उसका कैपिटल आइटम पे, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वाला खरीदेगा 2 लाख करोड़ रुपए में, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कम करेगा, तो इकोनॉमी में इससे टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ने वाला, जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए जो 5 लाख 5.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल आइटम है उसमें से ये घटा देना चाहिए। तो मतलब इतना ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आप जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े जो आपके जो रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं और फिर आपके बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, तो क्या लेबर इंटेंसिव तो नहीं है? वो तो आजकल आप देखिएगा, कोई सड़क बन रही है तो वहां पे 4-5 लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करते हैं, बड़ी क्रेन होती है, बड़े बुलडोजर होते हैं वगैरह। पहले तो एक सड़क के प्रोजेक्ट पे 100-200 लोग काम करते दिखते थे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम है, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड है। तो हमें छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, जहां पे कि जैसे घर बनाने हैं, जैसे कि रूरल एरिया में, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, सड़कों की कमी है, टेलीकॉम की कमी है, स्कूल्स की कमी है, वहां पे जो हेल्थ की कमी है। तो अगर आप हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मेरा मानना है कि ये जो फोकस है सरकार का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब ठीक है, होना चाहिए, पर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पे जो है वो परचेजिंग पावर कॉमन मैन के हाथ में जाएगी और कॉमन मैन फिर जो है अपना उसको खर्च करेगा। अभी तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको 45 दिन का काम मिल रहा है 100 दिन के काम की जगह, और वहां पे तनख्वाह भी कम है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा के अगर आप एसेट्स क्रिएट करें तो उससे ज्यादा लाभ आएगा। तो अभी जो स्ट्रेटजी है उससे अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे नहीं आएगी। दूसरी एक और बात है कि अभी जो बजट है, बजट में टोटल एक्सपेंडिचर तो आप बढ़ा नहीं रहे। पिछले साल आपका रिवाइज एस्टिमेट 34.5 लाख करोड़ रुपए का था और उसमें अभी भी करीब करीब 34.5 लाख करोड़ ही है। तो जब तक आप टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा लगाएंगे तो कहीं और कम लगाएंगे। जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा लगाया तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काट दिया, फूड सब्सिडी में काट दिया, और फिर जब वो पीएम किसान स्कीम में काट दिया, तो उन्हीं से तो परचेजिंग पावर बढ़ने वाली थी। तो यहां आपने बढ़ा दिया पर वहां आपने घटा दिया, तो नेट में आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। नेट में जो परचेजिंग पावर जो मार्केट में जानी चाहिए थी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये बजट जो है वो इतना ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है जो करना चाहिए था, कि ग्रोथ ही तो गिर गई हमारी। तो ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए जहां पे डिमांड कम हो रही थी, जहां पे परचेजिंग पावर कम हो रही थी, वहां परचेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत थी। वो नहीं करके ये कॉर्पोरेट्स को जो फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये प्रो कॉर्पोरेट जो कर रहे हैं उससे इतना लाभ नहीं होने वाला है अर्थव्यवस्था में, जो आज के जो परेशानी के दौर में। जी, हमारे मीडिया और जो भी एक्सपर्ट हैं जो इस बजट की वाहवाही कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को पर टिप्पणियां भी नहीं कर रहे हैं, उनको अनदेखी कर रहे हैं। जैसे एक जो फिस्कल डेफिसिट है,
वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और उसको किनारे रखकर वो बजट की वाहवाही कर रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि सरकार को अपना खर्चा और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। गरीब आदमी को और ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए थे। जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 1,10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो वो तो सही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोग जो वापस गए गांव में, उनके पास काम नहीं है। तो अभी भी सुनने में आता है कि बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और जो काम मिल भी रहा है वो 100 दिन का नहीं मिल रहा है, वो 45 दिन का मिल रहा है, जबकि जरूरत थी कि हम उसको 200 दिन का करें। तो अभी जो 1 लाख करोड़ है, उसको कम से कम 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए करना चाहिए था। फिर उसी तरह हमारा जो अर्बन एरिया है, जो शहरी इलाका है, वहां पे रोजगार पैदा करने की जरूरत होती है। एक अर्बन गारंटी स्कीम शुरू करनी चाहिए, जिससे कि हम स्कूलों में, हेल्थ सेंटर्स वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को लगा सकें, है ना। तो मेरा मानना है फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ने देना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़े तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि इस समय डिमांड कम है। जब डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन नहीं होगा उससे। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ने देना चाहिए। लेकिन जो समस्या है वो ये कि जो सरकार ने उतना खर्च नहीं किया है जितना करना चाहिए, और जो अगर खर्च करते तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता, तो उसकी कोई इस समय परेशानी की बात नहीं थी। तो ये सरकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। अभी तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें वगैरह में, तो वो तो 3 साल 4 साल 5 साल में होगा, वो कोई तुरंत नहीं होने वाला है। उसी तरह नए पावर प्लांट लगाएंगे तो उसमें भी 2 3 साल 4 साल लगेगा आपको। फिर एक और चीज इससे जुड़ी है कि ये जो आप हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, वो वैसे ही जब बहुत परेशानी का जो दौर क्रिएट किया है, बहुत सारी सड़कों के प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर को टेक ओवर करना पड़ा। बहुत सारी जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो लॉस मेकिंग हो रही हैं, तो इसलिए उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो मेरा मानना है कि हमारे देश में जो हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। वो आपको जब बना के फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना पड़ता है, या प्राइवेट सेक्टर अगर करता है तो उसको पब्लिक सेक्टर एक्वायर कर लेता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी वो सही नहीं है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जो लो कॉस्ट हैं, जो आम आदमी को फायदा पहुंचाएंगे, वो टेलीकॉम है, गांव की सड़कें हैं, इन सब में वहां पे पैसा लगना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट की अभी चिंता नहीं करनी चाहिए इस समय खास, और ये करना चाहिए। तो अगर जो अभी इस पे बातचीत नहीं चल रही है, तो ये बातचीत चल रही है कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली असली में है कितना। ये जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि तो सिर्फ सेंटर का है, और फिर ऊपर से स्टेट्स का है, फिर ऊपर से पब्लिक सेक्टर का है। तो एक्चुअल में तो हमारा फिस्कल डेफिसिट मेरे ख्याल में 15% से भी ज्यादा इस समय चल रहा है। करीब करीब मुझे लगता है 20% के आसपास चल रहा होगा। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ा है, और सारी दुनिया में ये हुआ। अगर आप देखें तो अमेरिका में अभी $900 बिलियन का पैकेज दिया, उसके पहले $3 ट्रिलियन का दिया, तो उनका फिस्कल डेफिसिट भी 20% से ज्यादा है। तो इस समय तो सारी दुनिया में, क्योंकि डिमांड को आपको बूस्ट करना है, क्योंकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर लानी है, तो उसके लिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ भी जाए तो उससे कोई जो परेशानी नहीं है। जी। हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किसानों में बड़े गुस्सा है, आंदोलन चल रहे हैं, और ऐसे समय में ये बजट आया है, और बजट में जो भी उल्लेख हुआ है कृषि का, उसको लेकर भी एक्सपर्ट खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि कृषि पर कृषि के नाम से एक सेस लगाया गया है, वो पैसा भी कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो प्रोक्योरमेंट है वो ज्यादा कर रही है सरकार, तो वो चिंता भी उनकी दूर हो जानी चाहिए। कितना आप संतुष्ट हैं इन घोषणाओं से, और ये कितनी विश्वसनीय लग रही हैं? देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि हम इतना इतना दे रहे हैं, वो बजट के डॉक्यूमेंट्स में तो इतना नहीं दिख रहा है। जैसे कि पीएम किसान स्कीम है, वो पीएम किसान स्कीम को 75,000 से 65,000 करोड़ रुपए कर दिया है। उसी तरह रूरल डेवलपमेंट है, वहां पे कटौती हो गई है। उसी तरह से फूड सब्सिडी है, वहां पे कटौती हो रही है। तो मेरा मानना है कि अभी जो जितना कहा जा रहा है उतना एक्चुअली बजट में दिख नहीं रहा है। वो तो बाकी डिटेल्स में तो देखेंगे ही, लेकिन मेन समस्या क्या है? किसानी में बहुत ही जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। सारा जो इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी का है कि भाई एमएसपी को कंपल्सरी करें, जिससे कम से कम उचित मूल्य हमको मिले, हमारे जो उत्पादन है। और खासकर जो छोटे किसान है, 86% जो 5 एकड़ से कम के हैं, उनको ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उसमें रोजगार नहीं पैदा हो रहा है कृषि में, है ना। वहां पे बहुत ज्यादा जो जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो वहां पे फिर आमदनी का और असर पड़ जाता है, क्योंकि
पहले तो आमदनी कम है, परिवार में लोग ज्यादा हैं, उनके बाहर जाते हैं काम करने, मिलता है काम, नहीं मिलता है तो उनकी आमदनी कम रहती है, तो वो परेशानी में रहते हैं हरदम। तो कृषि का जो हल है वो सिर्फ कृषि में नहीं है, वो रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, वो हमारी पब्लिक फाइनेंस की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है, हमारी टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कृषि में भी अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें रोजगार नहीं पैदा होता। लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स और ये मतलब जो हार्वेस्टर, कंबाइन और थ्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया है। तो इसलिए जो हमारा सोल्यूशन है कृषि का, वो रोजगार से जुड़ा है, पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। तो एक ओवरऑल पैकेज हमें चाहिए कि कृषि की समस्या को हम हल करें। उसमें ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी बात है। जो मंडियां हैं, अगर मंडियां खत्म हो गई तो वो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं उनको दे पाएंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि हम जब मार्केट को फ्री कर देंगे, ये भी एक लिबरलाइजेशन का ही वो है। लेकिन ये जो मार्केट है कृषि का, वो फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि जो कृषक है वो तो पहले लोन लेता है किसी से, सेठ से, साहूकार से, ट्रेडर से, तो उसी को बेचना पड़ता है। तो इसलिए उसको फ्रीडम नहीं है कि वो यहाँ बेचे या वहां बेचे। फ्रीडम तो उसको है जो उससे खरीद लेगा। तो इसलिए ये कहना कि फ्री मार्केट और चॉइस है, जो कि एक बुनियादी चीज सरकार कह रही है कि हम उनको चॉइस दे रहे हैं, उससे उनको दाम ज्यादा मिलेगा, फ्री मार्केट हो जाएगा जिससे उनको फायदा होगा, ये बुनियादी रूप से गलत है। ना तो फ्री मार्केट होगा और ना ही चॉइस मिलेगी जो हमारे ज्यादातर किसान हैं। और जो अच्छे किसान हैं, जो ज्यादा अच्छी उपज करते हैं, है ना, उनको भी परेशानियां हो जाएगी जब एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे बिहार में हुआ कि वहां पे जब पैडी जो बाकी मतलब एमएसपी 1800 होता है तो वहां 900 पे बिकती है। तो जो वहां का भी बड़ा किसान है उसको भी जो फिर पंजाब या हरियाणा में अपना जो सामान ला के बेचना पड़ता है, तो परेशानी रहती है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि कृषि की समस्या जो है उसका हल हमको एक ओवरऑल पैकेज के साथ देना चाहिए। और ये बजट जहां पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान नहीं है, रूरल एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं है, तो वो कैसे समस्या का हल कर सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस बजट में जो किया जा रहा है कृषि में, पहले तो एलोकेशंस का जो क्लैरिटी नहीं है कि ज्यादातर एलोकेशंस घट रहे हैं। दूसरा ये कि जो ओवरऑल पैकेज होना चाहिए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, नॉन एग्रीकल्चर का, वो पैकेज सही नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कृषक को भी इतना फायदा इससे बजट से नहीं हो रहा। तो अगर हम ये इसको इस पूरे बजट को इस नजरिए से देखना चाहें कि ये किसका बजट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कारपोरेट का बजट है, उद्योगपतियों का, कारोबारियों का, बड़े कारोबारियों का बजट है। ये किसानों का बजट नहीं है, ये मजदूरों के लिए बजट नहीं है, मध्यम और निम्न वर्ग के लिए बजट नहीं है। क्या हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो अमीर हैं और जो बिजनेस, और खासकर बड़े बिजनेस, क्योंकि इसमें जो छोटे बिजनेस हैं, जो माइक्रो सेक्टर, जो 6 करोड़ यूनिट है, उनके लिए भी कोई खास चीज नहीं है। जबकि वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी आई है नोटबंदी के समय से, क्योंकि नोटबंदी में कैश की शॉर्टेज हो गई, तो उससे फिर बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। तो मैं तो मतलब प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के जो चेयरमैन थे, उन्होंने 2018 में ही कहा, जब जीएसटी जब लागू हुआ, कि हमारी ग्रोथ बढ़ गई है, 24% ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो इससे कोप नहीं कर पा रहा है। तो पहले धक्का लगा नोटबंदी से, फिर जीएसटी से लगा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से लगा, और अब ये लॉकडाउन से। तो 4 बड़े बड़े धक्के लगे हैं इस सेक्टर को। उसको उभारने के लिए अभी कुछ नीतियां नहीं है। तो वो जो माइक्रो सेक्टर है उसमें समस्या क्या होती है, क्रेडिट की होती है, मार्केट की होती है, टेक्नोलॉजी की। तो उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे चीन ने किया सन 80 के दशक में, उनका जो विलेज इंडस्ट्री वगैरह थी उसको खूब बढ़ावा दिया, वो 35-36% बढ़ी, तो बाकी फिर इंडस्ट्री और तेज हो गई। हमारे यहाँ वो उल्टा हो रहा है कि वो धराशायी हो रही है। हम उस पर डिजिटाइजेशन थोप रहे हैं, बैंकिंग थोप रहे हैं, जबकि वो इतना छोटा होता है कि वो डिजिटाइजेशन नहीं कर सकता है। तो हमारी थिंकिंग सिर्फ बड़े की तरफ है। और इसी में हमने देखा लॉकडाउन के दौरान ये नहीं सोचा गया कि असंगठित क्षेत्र का क्या होगा, सिर्फ लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया, है ना, कि जो असंगठित क्षेत्र का लेबर है उसका क्या होगा। वो तो बेचारा 5 लोग 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, 24 घंटे कैसे बंद रह सकते हैं। उनके पास तो एक हफ्ते का राशन की सप्लाई नहीं होती, उनकी तो आमदनी होती है, उससे रोज खरीदते हैं, रोज अपना पेट भरते हैं। अगर उनका जो काम रुक गया तो एक हफ्ते में तो भूखे मरने लगेंगे। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग माइग्रेट किए। आपने देखा कि इतना बड़ा माइग्रेशन और कहीं नहीं देखा। जितना बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें कहीं नहीं दिखा कि लाखों करोड़ लोग जो शहर छोड़ के गांव जा रहे हैं। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, क्योंकि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो कुल मिला के असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं है। असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा किसानी है, उसमें लेबर है, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं है। और मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। जैसा कि सीएमआई का डेटा बताता है कि 18-19 मिलियन यानी 1.8 करोड़ लोग जो संगठित क्षेत्र के थे उनकी नौकरी चली गई। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर था उसकी नौकरी चली गई। जो 5 लाख 50 लाख जो जो प्रोफेशनल्स थे उनकी नौकरी चली गई। मीडिया में सैलरी कट हो गया, बाकी और जगह सैलरी कट, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ये है
जिसको बोलते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड मतलब कि आप अगर जो इंसेंटिव देंगे तो बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और फिर अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं होगी तो बिजनेस ज्यादा प्रोड्यूस क्या करेगा? तो डिमांड जनरेट करना शॉर्ट टर्म में ये सबसे अहम चीज है। अगर आज आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है तो आप जितने बड़े इंसेंटिव दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के इसके जो फिलॉसफी है बजट की, वही सही नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर इस बजट के पीछे जो दर्शन है, जो विचार है, जो रणनीति है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को जिस उम्मीद हम कर रहे हैं कि उसको एक नया इम्पेटस मिलेगा, वो नई गति से दौड़ेगी, क्योंकि लगातार उस पर धक्के लग रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी आया और अब कोरोना आ गया। तो उस मामले में सरकार चूक रही है लगातार, और ये आने वाले दिनों में नई समस्याओं को जन्म दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।